हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेस्क्यू डॉन इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2006 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.3। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। फरवरी 1966 आते आते US नेवी के पायलट्स ने वियतनाम के कुछ इलाकों पर बमबारी करना शुरू कर दिया था। इन्हीं पायलट में से एक पायलट था जिसका नाम है डाइटर डेंगलर। और डाइटर जब वियतनाम के लेओस के ऊपर बमबारी कर रहा था तभी उसके प्लेन के लेफ्ट पंख पर गोली लग जाती है, जिससे उसका पंख आधा टूट जाता है और इस वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। जबकि उसकी इस हादसे में जान बच जाती है, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे देख लेते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। डाइटर जंगल की तरफ भाग जाता है और पत्तों के नीचे अपने आप को दबा लेता है, जिसकी वजह से उसे लेओस के लोग देख नहीं पाते। लेकिन अभी भी उसकी जान सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो दूसरे देश में है, दुश्मन देश में है और अब उसे चारों तरफ से ढूंढा जा रहा है। वो सबसे पहले अपनी गन और अपनी रेडियो को छुपा देता है और इसके बाद रात को उसके पास जो स्लीपिंग बैग था उसी के अंदर वो जंगल में जाकर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो उसी को ढूंढने के लिए आए थे वहाँ पर। लेकिन जब तक वो बाहर निकलता तब तक वो हेलीकॉप्टर वहाँ से जा चुके थे। वो एक पत्थर के ऊपर चढ़कर भी देखता है लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी रेस्क्यू टीम नजर नहीं आती। इसके बाद जब वो जंगल में पानी पी रहा था तभी लेओस के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल लेओस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वियतनाम के आर्मी के अंडर काम करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पैथेट लाओ ये है। ये लोग इसे पकड़कर गांव में ले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही आम और सिंपल होते हैं। अब डाइटर इनके कब्जे में है। वो डाइटर के हाथ और पैर बांध देते हैं। डाइटर इन लोगों से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन इनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती और जो भाषा ये लोग बोल रहे होते हैं वो डाइटर को समझ में नहीं आती। ये लोग डाइटर को यहाँ के गवर्नर के पास लेकर जाते हैं जिसे इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन डाइटर उसे कहता है कि मैं अमेरिकन नहीं बल्कि जर्मन हूँ। दरअसल डाइटर का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसीलिए उसे जर्मन बोलनी भी आती है। लेकिन कुछ देर बाद वो बताता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और मुझे अपने देश से प्यार है। गवर्नर उससे पूछता है कि तुम हमारे खिलाफ वॉर क्यों करना चाहते हो। डाइटर कहता है कि मैं कोई भी वॉर करना नहीं चाहता। मैंने अपने बचपन में बहुत वॉर देखे हैं। मैं तो बस प्लेन उड़ाना चाहता था और अब मैं US आर्मी में हूँ। गवर्नर उसे एक पेपर देता है और कहता है कि इस पे साइन करो। इस पेपर पे लिखा था कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो सब कुछ गलत है, वो इंसानियत के खिलाफ है। ये एक तरह की अमेरिका की निंदा थी। डाइटर उस पेपर पर साइन करने से मना करता है। गवर्नर कहता है कि अगर तुम इस पेपर पर साइन करोगे तो 2 हफ्तों में हम तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ पर तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगे। तरीके से और अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। फिर ये लोग यहाँ से डाइटर को एक दूसरे और दूर के कैंप में लेकर जाते हैं जहाँ पर पहले से कुछ कैदी है। उसमें 2 अमेरिकन पायलट भी हैं, जिसमें से एक का नाम जेन है और दूसरे का नाम ड्यून है। डाइटर को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर पिछले 2.5 सालों से है, लेकिन ये कोई ऐसी जेल नहीं है जहाँ से भागा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर दिन के वक्त केवल 6 गार्ड्स होते हैं और रात को बहुत ही कम। डाइटर यहाँ से जाना चाहता है लेकिन उसे बताया जाता है कि बाहर तुम बिना पानी के 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। डाइटर पूछता है कि बरसात का मौसम कब है तो उसे बताया जाता है कि 5 से 6 महीने बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। डाइटर कहता है कि उतने दिनों तक मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। फिर जेन डाइटर से बोलता है कि अगर तुम्हें जंगल में पानी मिल भी जाए लेकिन फिर भी जंगल के जानवर और वहाँ के जहरीले सांप तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। डाइटर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए रात को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन डाइटर जब रात में सोता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बांध दिए गए हैं, उसे वो हिला भी नहीं सकता। डाइटर अपनी हथकड़ियाँ खोलना चाहता है लेकिन इनके पास कोई भी औजार नहीं है जिससे कि ये हथकड़ी खोल सके। डाइटर कहता है कि मुझे कुछ नुकीली चीज चाहिए। फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि पेड़ पर एक कील टुकी हुई है और उससे तार बंधा हुआ है और ये कील डाइटर को चाहिए था। वो किसी तरीके से उस कील को वहाँ से चुरा कर ले आता है और रात को जब गार्ड्स इन्हें बांध कर चले जाते हैं तो डाइटर उस कील से अपनी हथकड़ियाँ खोल देता है, साथ ही वो सभी को खोल देता है। दरअसल डाइटर जब जर्मनी में था तो उसने डाई और टूल्स बनाने का काम भी सीखा था, इसीलिए वो हथकड़ियों को इतने आराम से खोल पाया था। और आज पूरे 2.5 सालों के बाद ये लोग बिना बंधे आराम से सोएंगे।
डाइटर बरसात का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना चाहता है। यहाँ से कई बार यूएस के प्लेन्स भी निकलते हैं, लेकिन वो इतनी ऊंचाई से निकलते हैं कि चाहकर भी इन्हें वो देख नहीं सकते। डाइटर चाहता है कि ये सब के सब बारिश होते ही यहाँ से निकल जाए, लेकिन जेन उसे कहता है कि बारिश होने तक ये लोग खुद ही हमें छोड़ देंगे। यहाँ पर वक्त के साथ इन सब की हालत खराब हो रही थी क्योंकि इन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, जबकि ये लोग इन पर इतना ज्यादा अत्याचार नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से, जिस माहौल में ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, अपने आप में ये इनके लिए एक बहुत बड़ी सजा थी। यहाँ पर जो गार्ड्स है, जब वो दिन में खाना खाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी ये लोग इन कैदियों को बांधते हैं और डाइटर अपने सारे साथियों को अपना एक प्लान बताता है और वो कहता है कि जब भी गार्ड्स दिन में खाना खाने के लिए जाते हैं और हमें बांध देते हैं, उस वक्त ये अपने सारे हथियार अपने से दूर रखते हैं। तो हम इन गार्ड्स के हथियार लेंगे और इन्हें अपने कब्जे में लेंगे और उसके बाद जब हमारे प्लेन्स यहाँ से गुजरेंगे तो हम उन लोगों को सिग्नल देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने प्लान पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब दिन में इन्हें बांध दिया जाता है तो ये अपने आप को खोल लेते हैं और एक लकड़ी पर शीशे का टुकड़ा लगाकर चारों तरफ मॉनिटर करते हैं कि कौन सा गार्ड क्या करता है और कहाँ होता है। और ये सब इनके पास लकड़ियाँ होती है, उस पे ये पूरा प्लान बना रहे होते हैं। एक दिन ये सब लोग उन्हीं लकड़ियों पे प्लान बना रहे होते हैं कि कौन सा गार्ड किस वक्त कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक गार्ड आ पहुँचता है और वो इनके सर पर गन तान देता है, लेकिन ये उसे ये दिखाते हैं कि ये उनकी गेम है और वो तो बस खेल रहे थे और उस गार्ड को भी यकीन हो जाता है और इस तरीके से इनकी जान आज के लिए बच जाती है। धीरे धीरे यहाँ पर वक्त बीत रहा है और अब गार्ड्स के लिए भी खाना बहुत कम पड़ रहा है क्योंकि ये गांव से बहुत दूर है, इसीलिए ये जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म करके वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डाइटर अपने साथियों को बताता है कि ये गार्ड हमें कभी भी मार सकते हैं क्योंकि ये लोग भी भूखे हैं और ये वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डाइटर रात को उस कॉटेज से, जहाँ पर इन सबको बांध कर रखा जाता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर बांस की जो बाउंड्रीज होती है जिसके अंदर ये सब लोग रहते हैं, वो उसकी जड़ में खोद कर देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ से बड़े आराम से बाहर निकला जा सकता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि ठीक 4 जुलाई को चाहे बारिश आए या ना आए, ये सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि ये सभी लोग अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। साथ ही यहाँ पर अब इन्हें खाना देना भी बंद कर दिया गया है। खाने के लिए इन्हें सिर्फ जिंदा कीड़े दिए जा रहे हैं और इन लोगों को वो खाना भी पड़ता है। अगर इन्होंने नहीं खाया तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। अब एक दिन ये 6 लोग बाहर बैठे थे, तभी ये देखते हैं कि किचन में कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और ये लकड़ी की दीवार के पीछे से उनकी बात सुनते हैं। इन 6 में से एक ऐसा होता है जो इनकी भाषा को समझ सकता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर खाने की बहुत कमी है क्योंकि यूएस आर्मी लगातार इनके ऊपर, इनकी जमीन के ऊपर बमबारी कर रही है, इसीलिए अब किसान फसल नहीं उगा पा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग इन सबको, यानी कि इन 6 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उनका प्लान ये होता है कि इन्हें जंगल में ले जाएंगे और सबको गोली मार देंगे और ये कह देंगे कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इन 6 लोगों को मार दिया है। फिर डाइटर कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। अगले दिन दोपहर के वक्त जब लंच होता है, उस वक्त ये सभी लोग अपने आप को खोलकर कॉटेज के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल इनका प्लान वही होता है कि सबसे पहले गार्ड्स की गन्स को ये कब्जे में लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ से उनको घेर कर बंदी बना लेंगे और अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब के सब बांस के नीचे मिट्टी खोदकर बांस की दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर किचन है, जहाँ पर उन लोगों के हथियार भी रखे हुए हैं। डाइटर उनकी राइफल ले आता है और वो 6 लोगों को 2 टीम में बांटता है और वो कहता है कि मैं और डुआन एक तरफ से जाएंगे और बाकी तुम चारों दूसरी तरफ से आओगे और हम दोनों तरफ से उन्हें किचन में घेर लेंगे और बंदी बना लेंगे। वो उन्हें राइफल देता है और अब ये दोनों टीम दीवार के दोनों छोर से उन तक पहुंचने की कोशिश करती है। तभी डुआन की तबीयत खराब हो जाती है और डाइटर देखता है कि जेन भी दूसरी तरफ से नहीं आया है। मजबूरी में उसे अपनी गन लेकर उन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है।
वहाँ पर डाइटर की उम्मीद से ज्यादा लोग होते हैं, वो डाइटर पर हैं और कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और अब डाइटर यहाँ पर जितना भी खाना होता है, जितनी भी जरूरत की चीजें होती है, उन सब को अपने कब्जे में ले लेता है। डाइटर यहाँ पर अपने जूते भी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जंगल में बिना जूते के ये लोग सफर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उनको उसके जूते नहीं मिलते। डुआन और डाइटर को यहाँ से नंगे पैर ही जंगल में जाना पड़ता है। वो कई बार जेन को आवाज भी लगाता है, लेकिन जेन और उसके साथ जो भी लोग थे वो सब के सब यहाँ से निकल चुके थे। दरअसल उन लोगों ने इनका प्लान फॉलो नहीं किया था। अब डाइटर को और डुआन को भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से भाग गए थे वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, और अगर वो वापस आ गए तो इन लोगों को मार देंगे। इसीलिए ये दोनों यहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में इन लोगों को जेन और उसका एक साथी मिलता है। इनके साथ जो और 2 लोग थे वो अपने रास्ते निकल गए थे। डाइटर पूछता है कि तुम्हारे पैरों में तो जूते हैं, हमारे जूते कहाँ हैं? तो जेन उसे बताता है कि फिजिट, जो इनका एक और साथी था, वो तुम्हारे जूते अपने साथ लेकर गया है। इस बात से डाइटर बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो अपने जूते, मेरे जूते और डुआन के भी जूते अपने साथ ले गया है। और सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम किचन में क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहा था। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जेन के पास जो स्टेन गन है उसकी गोलियां उसके पास नहीं है, उसकी गोलियां डाइटर के पास होती हैं। तो डाइटर उसे कहता है कि तुम्हें मैं गोलियां दे दूंगा और मुझे ये जो बड़ी धार वाला चाकू है तुम्हारे पास वो देना। तो जेन के पास जो चाकू होता है वो उसे दे देता है, और डाइटर बदले में उसे स्टेन गन की गोलियां भी दे देता है। जेन उसे पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे। दरअसल जेन वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था। डाइटर कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो डुआन के साथ जंगल के रास्ते की ओर निकल पड़ता है। वही जेन के साथ जो आदमी होता है, ये दोनों जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा करने से हलचल ज्यादा होगी, इन्हें दूर से ही देखा जा सकता है। इसीलिए ये अलग अलग रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है। डाइटर और डुआन पेड़ के पत्तों के नीचे आसरा ले लेते हैं। बारिश होने से इन्हें पीने का पानी भी मिल जाता है, इसीलिए इनकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, और इनके पास खाना भी था। और जब ये कुछ खा जाता है तो ये लोग बरसात से बचने के लिए चट्टान का सहारा ले लेते हैं, और अगली सुबह बारिश पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो डाइटर डुआन को बताता है कि नीचे नदी है और हम एक राफ्ट बनाएंगे, और उस राफ्ट से हम नदी के जरिए थाईलैंड तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि हमारी जान बच जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस रास्ते से जाने पर हमें कोई देखेगा भी नहीं। यहाँ बांस की लकड़ी से एक राफ्ट बना लेते हैं वो लोग, और अब नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बारिश की वजह से नदी में बहाव होता है, और धीरे धीरे ये बहाव बढ़ना शुरू हो जाता है, और आगे इतना ज्यादा बहाव होता है कि इनकी राफ्ट इनसे अलग हो जाती है। वो नदी में बह जाती है, और मजबूरी में इन दोनों को किनारे पर आना पड़ता है, और इन दोनों को यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जंगल बहुत बेरहम होता है। इनके पूरे शरीर पर जोंक चिपक जाती है, जो इनका खून चूस रही होती है। डाइटर को नदी के किनारे एक फटा हुआ जूता भी मिलता है, जो वो डुआन को दे देता है। वो कहता है कि जिस पैर में तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है उस पैर में तुम इसे पहन सकते हो। डुआन कहता है कि ये कहना तो मुश्किल है कि किस पैर में ज्यादा दर्द है, क्योंकि उसके दोनों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि जंगल में बिना जूते के चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। डाइटर के पास जो राइफल होती है वो उसे नदी में फेंक देता है, क्योंकि राइफल को लेकर इन रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे अब डुआन की हालत खराब हो रही है, और ये दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कभी कोई गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बंजर हो चुका है, और डाइटर और डुआन यहाँ पर आराम करते हैं। डुआन डाइटर से कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, और आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। डाइटर कहता है कि हम दोनों साथ निकलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी डाइटर को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, और वो खुश हो जाता है। वो देखता है 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स उसी की तरफ आ रहे होते हैं। वो नीचे से चिल्लाना शुरू कर देता है, जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स इन्हें नहीं देखते और यहाँ से चले जाते हैं। डाइटर इस बात से निराश हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के पास ये मौका था, ये लोग घर जा सकते थे, लेकिन ये मौका उनकी नजरों के सामने से निकल चुका था। अब ये दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी डुआन डाइटर से कहता है कि चिल्लाओ मत, जोर जोर से बातें मत करो, यहाँ पर गार्ड्स आ जाएंगे।
डाइटर कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल डुआन की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि डाइटर कुछ बोल रहा है, जबकि डाइटर पूरी तरह से खामोश होता है। डाइटर उसे यहाँ पर सुला देता है और खुद 2 बांस की लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, जो उसने इन लोगों से सीखी थी जिन्होंने इन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। और वो आग जलाने में कामयाब भी हो जाता है। और जब हेलीकॉप्टर्स आसमान में दोबारा से उसे दिखते हैं तो यहाँ पर जो लकड़ी का घर होता है, डाइटर उसे जला देता है और हेलीकॉप्टर्स उसकी तरफ आते हैं और डाइटर को लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर में जो अमेरिकन्स होते हैं उन्हें लगता है कि ये आदमी इसी देश का नागरिक है, इसीलिए डाइटर पर गोलियां चला देते हैं। डाइटर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम मुझे अभी बस मारने ही वाले थे, लेकिन उसकी चीख और पुकार का कोई फायदा नहीं है। हेलीकॉप्टर एक बार फिर से निकल जाते हैं और अगली सुबह यहाँ से डाइटर और डुआन आगे निकलते हैं और अब दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि दोनों कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। और जब ये खेत के किनारे से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें गाँव वाले देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये दोनों वहीं पर घुटनों पर बैठकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अमेरिकन से नफरत करते हैं और उनके हाथों में खेतों पर काम करने वाले औजार होते हैं। वो उससे डुआन को मार देते हैं और इससे पहले कि वो डाइटर को भी मार दे, डाइटर के पास जो लंबा धार वाला चाकू होता है वो उससे उन लोगों को डराता है। और जब गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं तो डाइटर जंगल के अंदर भाग जाता है। डुआन अब मर चुका है और डाइटर अब अकेला है। वो रात भर जंगल में छुपता है। यहाँ के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन डाइटर उन्हें नहीं मिलता। और अब डाइटर की दिमागी हालत भी ठीक वैसी ही हो चुकी है जैसे कि डुआन की हुई थी। उसे डुआन की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसके आसपास ही कहीं पर डुआन है, लेकिन डुआन तो मर चुका है और डाइटर कमजोर है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। गांव वालों से बचकर वो जंगल में छुपा हुआ है और साथ ही वो कई दिनों से भूखा भी है। एक दिन वो नदी के किनारे देखता है कि यही के आर्मी के फौजी खाना खा रहे हैं और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो डाइटर उनका बचा हुआ खाना ले लेता है। और जब वो जंगल में बैठकर खा रहा था तो डुआन भी उसके बगल में होता है, जो सिर्फ डाइटर को देख रहा होता है। डुआन कहता है कि मेरे पैर में बहुत ठंड लग रही है। तब डाइटर उसे अपना जूता निकाल कर दे देता है और अगले ही पल देखता है कि उसके पास कोई भी नहीं होता है। इससे डाइटर की दिमागी हालत का पता लगाया जा सकता है। डाइटर को जंगल में छुपते छुपते कई दिन हो चुके हैं। वो नदी में सांप पकड़कर भी खाता है और तभी वो देखता है कि आसमान में एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है और वो वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्ता उठाता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है। और इस बार किस्मत डाइटर का साथ देती है। वो हेलीकॉप्टर उसे देख लेते हैं और वो उसके लिए रस्सी भी नीचे फेंक देते हैं। लेकिन जब वो उसे रस्सी से ऊपर खींच ही रहे होते हैं तभी वहाँ के लोग जो डाइटर को ढूंढ रहे थे उस पर गोलियां चलाने ही वाले थे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर भी उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और वो सब के सब जंगल के अंदर भाग जाते हैं और इस तरीके से डाइटर को बचा लिया जाता है। डाइटर को पहले हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके बाद उसके बटालियन के उसके दोस्त आते हैं और वो उसे वापस अपने शिप में ले जाते हैं, जहां उसका एक हीरो की तरह वेलकम किया जाता है। डाइटर ने वहां कैद में 6 महीने गुजारे थे और जंगल में उसने 30 दिन सरवाइव किया था और वो यूएस का पहला नेवी पायलट था जो वहां से भाग कर आया था। डाइटर के बाकी साथियों का कभी भी कुछ भी पता नहीं चला और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म में हमें डाइटर के जीवन की सच्ची घटना दिखाई गई है। वियतनाम वॉर में लेओस के एक कैंप में उसे रखा गया था, लेकिन यहाँ पर हमें अमेरिका की क्रूरता भी दिखाई जाती है कि कैसे वो वियतनाम के लोगों को परेशान कर रहे थे। जिस पार्टी ने डाइटर को पकड़ा था, जिसका नाम पैथेट लाओ था, 1975 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद वो पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।